गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेक्चर सीरीज 24 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोगों का टॉपिक वेल्डिंग टेक्नोलॉजी चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग में पढ़ा था। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग पढ़ रहे हैं, उस इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में हम लोगों ने कार्बन आर्क वेल्डिंग पढ़ लिया है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग पढ़ लिया है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग पढ़ लिया है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग पढ़ लिया है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग उसी सीरीज में नेक्स्ट वेल्डिंग को डिस्कस करते हैं, जो हमारी और रिमेनिंग वेल्डिंग है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि देखिए, आज हम लोग स्टूडेंट ईयर डिस्कस करेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग के बारे में। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे AHW ये हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसके नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि इस वेल्डिंग में कहीं ना कहीं हाइड्रोजन गैस का यूज हो रहा है। हाइड्रोजन गैस का यूज हो रहा है। अब इस हाइड्रोजन गैस का यूज करके हम लोग वेल्डिंग को कंप्लीट करते हैं। जैसा कि प्रीवियस वेल्डिंग में हम लोग माय डियर इनर्ट गैस के रूप में आर्गन गैस, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सारी गैसों का यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन गैस को एज ए इनर्ट गैस साथ में इनर्ट गैस प्लस एज ए हीटिंग एलिमेंट के रूप में भी यूज करेंगे। एज ए हीटिंग एलिमेंट, इसका मतलब आपको समझा रहे हैं ये क्या होता है। पहले डायग्राम से समझिए कि हाइड्रोजन गैस एज ए इनर्ट गैस प्लस एज ए हीटिंग गैस कैसे यूज होगी। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं माय डियर, ये हमारे पास एक वर्क पीस होता है। इस तरीके से देखिए, ये हमारे पास एक वर्क पीस होता है। अब इस वर्क पीस की हमें वेल्डिंग करनी है। अब इस वर्क पीस की हमें वेल्डिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए, हमने क्या किया है, वेल्डिंग स्टार्ट किया है कुछ दूर पे। सपोज करिए इसको हम दो क्रॉस सेक्शन में ले लें। अब जब हम क्या करेंगे माय डियर, इस पे हम लोग एक पावर ट्रांसमिशन डिवाइस लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। पावर, एक चीज समझिएगा, यहाँ पे जैसे देखो AC ऑब्लिक DC पावर यूज करते थे, तो DC की जगह यहाँ पर हम लोग AC पावर का यूज करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट का यूज करेंगे और वर्कपीस को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ माय डियर देखो, ये हमारा है इलेक्ट्रोड। एक हमने इस तरीके से इलेक्ट्रोड लिया हुआ है और इस इलेक्ट्रोड को इस तरीके से एक जैकेट से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पावर सप्लाई नेगेटिव टर्मिनल दे दिया। अब मुझे पता है कि नेगेटिव टर्मिनल जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोड को दिया है तो इलेक्ट्रोड वर्कपीस पे जंप करेंगे, जिस वजह से यहाँ पे हाई हीट एनर्जी जनरेट होगी। और मैंने आपको बता रखा है माय डियर कि जब हम लोग AC पावर यूज करते हैं तो उस समय जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होता है वो सैलो टाइप का होता है। और हीट की बात करेंगे तो हीट आपकी 50% वर्कपीस पर होती है प्लस 50% आपकी इलेक्ट्रोड पे जनरेट होती है। तो इस तरीके से हीट का फिनोमिना होता है जब हम लोग AC पावर यूज करेंगे। तो यहाँ पे इससे कोई विशेष कॉन्सेप्ट मतलब नहीं है कि या तो हम इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव करें या तो वर्कपीस को नेगेटिव करें, क्योंकि सेम क्वांटिटी में हीट हमारी जनरेट होगी। अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोड हम लोग यहाँ पे माय डियर क्या करते हैं, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड हमारा है, ये हम लोग टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। और टंगस्टन एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, मतलब इलेक्ट्रोड मेल्ट नहीं होगा। तो उसके लिए हमें एक फिलर रॉड की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से ये जो मटेरियल हमारा है, यह एक फिलर रॉड है। इस फिलर रॉड को हम लोग इसके कांटेक्ट में लाएंगे, सारा फिनोमिना वही होगा जैसे हीट हम लोग जनरेट कर रहे थे। इलेक्ट्रोड डायमीटर के बराबर गैप रखेंगे, रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। उस रेजिस्टेंस की वजह से उसके बीच अवेलेबल एयर जो हमारी होगी वो आयोनाइज्ड होगी और वहां बर्निंग होकर आर्क जनरेट होगी। तो ये सारा हमारा फिनोमिना होता है। अब आगे बढ़ते हैं। जब ये वेल्डिंग स्टार्ट होगी तो इलेक्ट्रोड मेल्ट होकर, ये हमारा फिलर रॉड मेल्ट होकर यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेगा और एक स्ट्रॉन्ग जॉइंट बनाएगा। साथ में अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या यहाँ पे इनर्ट गैस शील्डिंग का यूज करते हैं। यस,
इनर्ट गैस शील्डिंग का यूज करेंगे। और इनर्ट गैस के लिए हम लोग देखिए ये एक ट्यूब साथ में ले जाते हैं, इस ट्यूब को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। एक हमारे पास देखो ये तो हो गया रेगुलेटर, और यहाँ पे ये हमारा एक सिलेंडर होता है। इस सिलेंडर में हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को फिल करके रखते हैं। अब ये हाइड्रोजन गैस हमारी पे आएगी, और यहाँ पे जब हाइड्रोजन गैस एक शील्डिंग इस तरीके से बनाएगी, एटमॉस्फेरिक प्रोटेक्ट से एक शील्डिंग बनाएगी। साथ में माय डियर क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस जब हीट के कांटेक्ट में आएगी तो ये हाइड्रोजन क्या करेगी, हाइड्रोजन प्लस आयन में और नेगेटिव आयन में टूट जाएगी। हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव आयंस में सेपरेट हो जाएगी। देन आफ्टर क्या होगा, अब ये हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस दोबारा एक नेगेटिव आयंस को सर्च करेंगे, और जहां पे उसे नेगेटिव आयन मिलेगा वो दोनों फिर से या तो जिसे हम कह सकते हैं रीयूनियन, ये रीयूनियन, या कह सकते हैं फिर से रिकम्बाइन होंगे। ऑब्वियसली है जहां पर हमें पॉजिटिव आयंस के साथ नेगेटिव चार्ज मिलेंगे वो पॉजिटिव आयंस दोबारा रिकम्बाइंड हो जाएंगे और एक फिर से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का निर्माण करेंगे। जहां पर ये दोनों मॉलिक्यूल्स रिकम्बाइंड होंगे वहां पर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, वहां पर मोर हीट जनरेट होगी, जिससे यहाँ का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वही बढ़े हुए टेम्परेचर का उपयोग इस वेल्डिंग के लिए किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन एक हीटिंग एलिमेंट के रूप में यूज की जाती है, साथ में इनर्ट गैस की तरह भी यूज की जाती है। इसका सबसे कॉमन एडवांटेज देखो, यह वेल्डिंग हमारी टीआईजी वेल्डिंग की तरह ही वर्क करती है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग की तरह वर्क करती है। जैसे यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड हमारा किसका है, नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन का है, टीआईजी में भी नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन का था, लेकिन इनर्ट गैस हम लोग टीआईजी में आर्गन या हीलियम का यूज करते थे, और हाइड्रोजन में एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में हाइड्रोजन गैस का यूज। अब आइए इसके फिनोमिना के बारे में देखते हैं। देखिए, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग इज एन इनर्ट गैस शील्डेड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस done with non-consumable electrode। That means एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग एक इनर्ट गैस शील्डिंग टाइप वेल्डिंग है, इनर्ट गैस शील्डिंग टाइप वेल्डिंग है, जिसमें हम लोग नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। देन आफ्टर आर्क इज फॉर्म्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स रेदर देन बिटवीन द टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस। ये हमारी क्या है, दिस वेल्डिंग लाइक एज ए टीआईजी में टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसका एक और डायग्राम आपको दिखाते हैं। देखिए, इस तरीके से आपका पूरा चैम्बर बना होता है। यहाँ पे आपके क्या होते हैं, देखिए इस तरीके से हम लोग, यह हाइड्रोजन टिप हो गया, यहाँ वर्कपीस हमारे रखे होते हैं। मान लो इस वर्कपीस पे यहाँ वेल्डिंग करनी है। अब इस चैम्बर में देखो, ये हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोड हो जाता है, इलेक्ट्रोड हो जाता है, और साथ में इस चैम्बर से हम लोग हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कराते हैं, और दोनों आकर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ आर्क भी जनरेट होगी और हाइड्रोजन गैस आएगी, वह टूटेगी, टूट कर दोबारा रिकम्बाइन होगी। ये पावर ट्यूब होगी, पावर सोर्स देने के लिए यहाँ पे पावर केबल होंगे, और इस तरीके से यहाँ पे पावर सोर्स लगा देंगे। फिर यहाँ पे गैस के लिए एक सिलेंडर लगा देंगे जिसमें हाइड्रोजन गैस फिल की गई होगी। तो ये हमारा इस तरीके से दूसरा डायग्राम। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चलिए, द शील्डिंग या द शील्डेड गैस यूज्ड हेयर इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम लोग एज ए शील्डिंग के लिए यूज करते हैं। देन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स व्हेन पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक आर्क, यही मैंने बताया कि जब हाइड्रोजन गैस इस इलेक्ट्रिक आर्क से फ्लो करेगी तो वह टूटकर अपने मॉलिक्यूल्स में सेपरेट हो जाएगी, H+ आयन में और नेगेटिव आयन में। Then after thus release the intense heat from the necessary melting of the joint, जहां पर कुछ हीट रिलीज करेगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे वर्कपीस को मेल्ट करने के लिए। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, इन एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग हाइड्रोजन एक्ट एज ए हीटिंग एजेंट, लाइक दैट हाइड्रोजन एक्ट एज ए हीटिंग एजेंट। क्वेश्चन भी आपसे ऐसे ही बनाया जाता है, क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है
इन एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, इन एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग shielding gas are used, shielding gas are used ऑप्शन आपको दे देगा 4 ऑप्शन। पहला आपका देगा आर्गन, दूसरा आपका देगा हीलियम, तीसरा कंफ्यूज करने के लिए आर्गन एंड हीलियम, और लास्ट में आपका दे देगा हाइड्रोजन। तो हमेशा माय डियर याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे एज ए शील्डिंग यूज कर। देन आफ्टर ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन को एज ए हीटिंग एजेंट कैसे यूज करते हैं। दोबारा देखो, व्हेन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स व्हेन पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक आर्क गेट्स डिएसोसिएटेड इनटू हाइड्रोजन एटम्स H+ एंड माइनस। वो हाइड्रोजन एटम जब इलेक्ट्रिक आर्क से पास करेंगे तो हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस में सेपरेट हो जाएंगे। देन आफ्टर व्हेन दे विल रीयूनियन, जब दोबारा एक पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयन के साथ रिकम्बाइन करेगा तो हमें क्या मिलेगा, फिर से हाइड्रोजन का एटम मिलेगा। और जहां पे वह रीयूनियन होते हैं वहां पर मोर हीट, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हीट इज प्रोड्यूस्ड, बहुत हीट ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। देन एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग, स्टील की वेल्डिंग के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं, स्टेनलेस स्टील के लिए करते हैं, एंड ऑल्सो यूज फॉर नॉन फेरस मेटल। तो एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में हम लोग किसका, नॉन फेरस मेटल, स्टील, स्टेनलेस स्टील और भी मटेरियल का यूज करते हैं। और भी मटेरियल जैसे हमारा देखिए, और भी मटेरियल हम लोग वेल्डिंग में यूज करते हैं, जैसे मतलब आपका मॉलिब्डेनम हो गया, टंगस्टन हो गया, निकिल हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, इन सब के लिए भी हम लोग एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग से यूज करते हैं। और माय डियर एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेम्परेचर आपका कितना होता है। यह जो वेल्डिंग टेम्परेचर यहाँ पे जनरेट होगा वो आपका होता है 3700 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चंस आपका टेम्परेचर पे भी पूछा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन एटॉमिक हाइड्रोजन इज ऑल्सो एबल टू ब्रेक ऑक्साइड ऑन द बेस मेटल, थॉस अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ क्लीन वेल्ड। मीन्स जब देखिए हाइड्रोजन वेल्डिंग है तो ऑब्वियसली है कि अगर यहाँ पे हमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो ये हमारा रिएक्ट करके क्या करेगी, ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा आयरन के साथ और आयरन के ऑक्साइड बनाएगा। देन ये एक पपड़ी की तरह होगा और वर्कपीस से रिलीज हो जाएगा और कुछ ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करके मॉइस्चर बनाकर बाहर चले जाएंगे, कुछ ऑक्सीजन आयरन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाएंगे। तो आयरन ऑक्साइड सरफेस को एक पपड़ी की तरह निकाल कर वहां क्लीन कर देगा। तो यह भी एक फिनोमिना होता है। ओनली एसी पावर कैन बी यूज्ड, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में डीसी पावर का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग यूज्ड ओनली फ्लैट पोजीशन। इसे हम लोग केवल और केवल, जैसे वेल्डिंग में हमने 4 पोजीशन बताई थी, फ्लैट पोजीशन, सेकंड आपको हमने बताया हॉरिजॉन्टल, थर्ड आपको मैंने बताया वर्टिकल, और फोर्थ हमने आपको बताया था ओवरहेड। इन चारों में हम लोग एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग केवल फ्लैट पोजीशन में करते हैं। मींस ऐसी सरफेस कोई रखी होगी और इस तरीके से हम लोग वेल्डिंग करेंगे। अगर सरफेस ऐसी वर्टिकल होती और ऐसी वेल्डिंग हम लोग करते तो ये हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग होती। अगर सरफेस ऐसी हो और वर्टिकल इस तरीके से ऊपर या नीचे वेल्डिंग करेंगे तो ये हमारा वर्टिकल वेल्डिंग होगा, और छत वगैरह की वेल्डिंग करना ओवरहेड वेल्डिंग। तो इस तरीके से माय डियर ये हमारा फिनोमिना होता है एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग का। अब आइए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्डिंग शुरू करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेल्डिंग, खूब सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क बेसिकली होता क्या है, इसमें हम लोग प्लाज्मा का यूज करते हैं। देखिए अगर आप एक बार वेल्डिंग पढ़े होंगे, एक बार अगर आप रिवीजन करके जाएंगे तो आपको वेल्डिंग के नाम से ही पता चल जाएगा कि उसमें मैक्सिमम किस किस चीज का यूज किया जा रहा है।
जैसे टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड टंगस्टन का यूज करेंगे, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड हमारा क्या करेंगे, एज ए बेस मेटल का यूज करेंगे। तो सेम उनके नामों से एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में हाइड्रोजन गैस एज ए शील्डिंग यूज करते हैं, और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में हम प्लाज्मा का यूज करेंगे। और प्लाज्मा होता क्या है माय डियर, हमने आपको बताया है कि जो स्टेट ऑफ मैटर हैं, स्टेट ऑफ मैटर द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती हैं। फर्स्ट आपका होता है सॉलिड, आपको सॉलिड की पहचान होगी। सेकंड आपका होता है लिक्विड, आपको लिक्विड की पहचान होगी। थर्ड आपका होता है गैस, और फोर्थ आपका होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा। फिफ्थ आपका होता है बोस-आइंस्टाइन, और सिक्स आपका होता है गॉड पार्टिकल्स। इन दोनों पे अभी रिसर्च चल रहा है। प्लाज्मा हमारा क्या है, देखो सॉलिड लिक्विड गैस तो आप जानते हो, इसी प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करते हैं और हम बताते हैं कि इसका उपयोग वेल्डिंग में कैसे करें। तो आइए देखते हैं प्लाज्मा होती क्या है। सबसे पहले देखिए माय डियर, कोई भी गैस हो, कोई भी गैस हो, उसे हम लोग हीट करते हैं। अब गैस में आपको CO2 भी ले सकते हैं, CO भी ले सकते हैं, H2 भी ले सकते हैं, O2 भी ले सकते हैं, है ना, कोई भी प्योर एयर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इन सारी गैस को माय डियर जब हम लोग हीट करते हैं तो लगभग 5300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 5300 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह गैस अपने एटॉमिक आयंस में सेपरेट होना शुरू होती है। मीन्स इलेक्ट्रॉन अलग जाएंगे, प्रोटॉन अलग जाएंगे और न्यूट्रॉन अलग, यह तीनों अपने एटॉमिक आयंस में सेपरेट होना शुरू होती है। और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लगभग, देखो सारी गैस सेपरेट नहीं हो पाती। मान लो ये सिलेंडर है, अब इसमें पूरी गैस भरी है, अब क्या हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो 5300 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी सारी गैस प्लाज्मा बन जाएगी? नो, अब हम कुछ गैस प्लाज्मा में स्टार्ट होना शुरू होगी। फिर क्या होगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लगभग 11000 डिग्री सेंटीग्रेड से 27000 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह गैस पूरी प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती हैं, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए, तो ये हमारा होता है आयनिक स्टेट ऑफ गैसेस इज कॉल्ड प्लाज्मा। अब इसमें होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो गए, सेपरेट हो गए हैं, तो दोबारा ये इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूल सर्च करेगा एक प्रोटॉन यानी पॉजिटिव आयंस को, ये इलेक्ट्रॉन सर्च करेगा एक पॉजिटिव आयंस को, और ये लोग क्या होंगे, जब जहां पे मिलेंगे वहां रीयूनियन या रिकम्बाइंड होंगे। जब रिकम्बाइंड होंगे तो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी जनरेट होगी, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ प्लाज्मा। अब इन प्लाज्मा का उपयोग हम लोग मेटल कटिंग में करते हैं, मेटल रिमूविंग में करते हैं, वेल्डिंग में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए प्लाज्मा हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है माय डियर, एक हमारे पास टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है, एक टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है। इस इलेक्ट्रोड को हम लोग वर्कपीस से समथिंग गैप हमने आपको बताया है 2 to 5 mm विच इज डिपेंड अपॉन द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। अब जब गैप रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। जब हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। पावर सप्लाई देखो, ये हम इलेक्ट्रोड को ये क्या करेंगे, इस तरीके से पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोड रखेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल वर्कपीस रखेंगे। अब यहाँ पे जैसे पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करने लगेंगे। बीच में गैप की वजह से यहाँ पे आर्क जनरेट होगी। अब जब आर्क जनरेट होगी तो यहाँ पे हीटिंग जनरेट होनी शुरू होगी। हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड के बाहर एक चैम्बर बनाएंगे। जैसे कैसा चैम्बर बनाएंगे, जैसे आप क्या करते हो, अपनी पेन देखो, पेन को ऊपर से खोलो तो जैसे आप रिफिल लगाते हो तो रिफिल के चारों तरफ एक चैम्बर होता है, और रिफिल अगर उस रिफिल के ऊपर से देखो आप ऐसे फूंक मारोगे तो नीचे रिफिल के साथ साथ वो गैसेस भी निकलेंगी। तो गैसेस चारों तरफ से ऐसे इसके निकलती हैं, और वो गैसेस हम लोग कौन सी यूज करते हैं, आर्गन या हीलियम गैस, इस तरीके से इसके अंदर हम लोग भेजते हैं। अब आर्गन या हीलियम गैस आएगी और वो गैस जैसे ही इस आर्क के कांटेक्ट में आती है
वह सेपरेट होना शुरू होती है अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। जब सेपरेट होती है तो दोबारा वह गैस क्या करती है, रिकम्बाइन होती है और रिकम्बाइन होकर एक बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी जनरेट करती है। उस एनर्जी का उपयोग इस वर्कपीस को मेल्ट करके वेल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। साथ में इसमें फिलर मटेरियल भी हम लोग लगाएंगे जब इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन पहला क्वेश्चन आपका जो पूछा जाता है माय डियर, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है इन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड आर यूज, इलेक्ट्रोड आर यूज। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका दे दिया गया कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। ऑप्शन बी आपका दे दिया गया नॉन कंज्यूमेबल, नॉन कंज्यूमेबल कार्बन इलेक्ट्रोड, कार्बन इलेक्ट्रोड। ऑप्शन सी आपका दे दिया गया नॉन कंज्यूमेबल, नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड, टंगस्टन इलेक्ट्रोड। और ऑप्शन डी दे दिया गया ऑल ऑफ एबव। ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है। अब इस तरीके से ये क्वेश्चन जब पूछ लिया गया तो हमेशा याद रखना माय डियर, जहां प्लाज्मा की बात होगी वहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर जनरेट होगा, तो वहां पे अगर हम कार्बन इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे तो वह इलेक्ट्रोड हमारा मेल्ट हो जाएगा। इसीलिए जब प्लाज्मा हमारा जनरेट होता है तो हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर केवल और केवल टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपका आंसर होगा नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे देखो, अब होता क्या है कि जब इस चैम्बर से गैस हमारी पास हो रही होती है, गैस हमारी पास हो रही होती है, तो होता है कि ये हमारा इलेक्ट्रोड भी हीट होता है और ये चैम्बर भी हीट होता है। इलेक्ट्रोड भी हीट होता है और चैम्बर भी हीट होता है। अब ये चैम्बर जब हीट होना शुरू होता है, ये वाला चैम्बर, ये चैम्बर जब हीट होता है तो इस चैम्बर के हीट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बाहर एक और जैकेट लगाते हैं। देखिए आप इस तरीके से देखिए, ये हमारा हो जाता है इलेक्ट्रोड और ये वर्कपीस हो गया। ये चैम्बर हमारा हो जाता है किसके लिए, गैस के लिए, जिसमें आर्गन, हीलियम, नाइट्रोजन या इनके मिक्सचर को भेजते हैं या एयर को भी भेजते हैं। जब यहाँ पर रिकम्बाइन होकर हाई हीट जनरेट होगी तो ये चैम्बर हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा। अब क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड और जैकेट के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए कूलेंट के रूप में क्या यूज करते हैं। तो इसके बाहर एक और जैकेट हम लोग बना देते हैं माय डियर, और इस जैकेट में हम लोग क्या करते हैं, वाटर को फिल कर देते हैं। आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा, इसमें वाटर को फिल कर देते हैं। यह वाटर इस जैकेट के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो इसीलिए प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में वाटर को वाटर इज यूज्ड एज ए कूलिंग एलिमेंट, कूलिंग एलिमेंट। ये फिनोमेना आपको समझ में आ गया। अब पावर हम लोग क्या करते हैं, केवल डीसी पावर यूज करते हैं और डीसी एसपी यूज करते हैं। ये चीज ध्यान देना, हम लोग इसमें डीसी एसपी यूज करेंगे, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, दैट मीन्स इलेक्ट्रोड नेगेटिव और वर्कपीस पॉजिटिव हो। अच्छा अब आप देखो, इतने हैवी कंस्ट्रक्शन को हम लोग एक साथ अगर ऊपर से किसी यूनिट से कंट्रोल करेंगे, नहीं तो ये आकर वर्कपीस में चिपक जाएगा। इसकी स्पीड को भी कंट्रोल करेंगे, तो दोनों को कंट्रोल करने के लिए जिस ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है माय डियर, उसे हम लोग कहते हैं सर्वो कंट्रोल्ड यूनिट, SCU। ये हमारा होता है सर्वो कंट्रोल्ड यूनिट। तो इस तरीके से ये हमारा होता है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग।
अब इसमें आए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग नोट कर लेते हैं। यहाँ कितना टेम्परेचर जनरेट होगा, फिलर डिपोजिशन रेट कितना होगा, वोल्टेज की बात करेंगे तो वोल्टेज हमारा लगभग 70 वोल्ट होगा और करंट हमारी 50 to 300 एम्पियर होगी। इन सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग वोल्टेज इज यूज्ड, 4 ऑप्शन दे देगा, 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, 70 वोल्ट और 100 वोल्ट। तो आंसर है आपको याद रखना है 70 वोल्ट यूज करते हैं और करंट आपकी 50 to 300 एम्पियर यूज की जाती है। अब देखो, अप टू 25 mm थिक प्लेट कैन बी वेल्डेड, मतलब देखो लगभग 25 mm। हम लोग क्या कर रहे थे, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में लगभग 75 mm या मैक्सिमम 40 mm तक मोटी प्लेट को वेल्ड कर ले रहे थे। डिपोजिशन मटेरियल आपका था वहां पे 20 kg पर आवर, लेकिन यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम 25 mm थिक प्लेट का वेल्ड कर सकते हैं आसानी से। साथ में इस प्लाज्मा का यूज देखो, अगर यहाँ एक हम लोग प्लेट रख दें तो ये जो प्लाज्मा बनेगी इस मटेरियल को होल करने के लिए भी यूज किया जाता है, इस प्लेट को होल करने के लिए भी यूज किया जाता है। और लगभग कितने डायमीटर का होल बना सकता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लगभग 25 mm डायमीटर के होल बनाने के लिए भी प्लाज्मा का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, ये लाइन पूछी गई है। प्लाज्मा इज यूज्ड फॉर मेकिंग द डायमीटर ऑफ होल, ऐसे 2 mm, 6 mm, 10 mm, 25 mm, तो मैक्सिमम आपका 25 mm तक के लिए यूज किया। आगे देखिए, यूज्ड प्लाज्मा इन आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क कटिंग, प्लाज्मा आर्क स्प्रेइंग। तो इन प्लाज्मा का उपयोग हम लोग प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में करते हैं, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग में करते हैं, प्लाज्मा आर्क कटिंग में करते हैं और प्लाज्मा आर्क स्प्रेइंग में करते हैं। तो ये इसका हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। अब देखो माय डियर, एक क्वेश्चन आपका और बनता है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में जो आर्क हमारी होती है वह किस तरीके की होती है, कितने टाइप की होती है और कौन कौन सी यूज की जाती है। डायरेक्ट करंट ईएस में पूछा गया है कि ट्रांसफर्ड आर्क यूज्ड इन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग फॉर मोर हीट जनरेशन, फॉर लेस हीट जनरेशन, फॉर बोथ और नन ऑफ दिस। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, इन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, in plasma arc welding, arc is used for ऑप्शन ए। अब देखो ट्रांसफर्ड आर्क, यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं आर्क की जगह ये होगा ट्रांसफर्ड आर्क। अब इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में कितने टाइप की आर्क हमारी होती हैं। ट्रांसफर्ड आर्क और नॉन ट्रांसफर्ड आर्क, दो तरीके की आर्क हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट हमारी होती है ट्रांसफर्ड आर्क और सेकंड हमारी होती है नॉन ट्रांसफर्ड आर्क। हमेशा याद रखना माय डियर, जहां ट्रांसफर्ड आर्क होगा वहां पे मोर हीट जनरेट होगा, जहां नॉन ट्रांसफर्ड आर्क होगा वहां पे लेस हीट जनरेट होगा। अभी इसका भी कॉन्सेप्ट बताएंगे, बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं आता है। जब भी आएगा केवल यही पूछा जाएगा कि इन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग व्हेन ट्रांसफर्ड आर्क आर यूज्ड देन अब ऑप्शन ए दे देगा, मोर हीट जनरेशन या जनरेट। ऑप्शन बी दे देगा लेस हीट जनरेट। ऑप्शन सी दे देगा बोथ और ऑप्शन डी दे देगा नन ऑफ दिस। तो मैक्सिमम हमेशा ट्रांसफर्ड आर्क में मोर हीट जनरेट होगी। ये क्वेश्चन आपका ईएस में आया हुआ है 1 मार्क में। अब पहले ये समझिए कि ट्रांसफर्ड आर्क और नॉन ट्रांसफर्ड आर्क क्या होती है।
देखिए यहाँ प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में होता क्या है, यहाँ पे एक जैकेट होता है। अब ये जब गैसेस का देखो, ये गैसेस हमारी आ रही होती हैं, जब ये गैसेस अपने एटॉमिक हाइड्रोजन में टूट जाती हैं, एटम्स में ब्रेक हो जाती हैं, तो उसके बाद ये गैसेस क्या होती हैं, पहला तो यहीं पर रीयूनियन हो जाए, यहीं पर रीयूनियन हो जाए, और उसके बाद यहीं पर रीयूनियन होकर जो हीट बनेगी वो डायरेक्ट वर्कपीस को पहुंचाएगी। दूसरा हमारा क्या होगा, वो हमारी क्या होंगी, ट्रेवल्ड करके वर्कपीस तक आएंगी और इस तरीके से यहाँ से फिर वापस जाएंगी, दोबारा स्ट्राइक करके वापस जाके रीयूनियन होंगी, तो वो हमारी कहलाती है ट्रांसफर्ड आर्क। जो यहीं पे होते हैं वो जो हमारी इसके टिप पर ही होंगी, कहाँ पे, इलेक्ट्रोड के टिप पर ही जो हमारी कंबाइन होंगी उसे बोलते हैं नॉन ट्रांसफर्ड आर्क। जो हमारी वर्कपीस पर स्ट्राइक करके कंबाइन होती है उसे ट्रांसफर्ड आर्क बोलते हैं। तो इतना ही आप जानिए, इससे ज़्यादा मत जानिए, और बस ये जान लीजिए कि ट्रांसफर्ड आर्क फॉर मोर हीट जनरेशन और नॉन ट्रांसफर्ड आर्क फॉर लेस हीट जनरेशन। अब देखिएगा, ड्यूरिंग प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग एल्यूमिनियम इम्प्रूव्ड रिमूवल ऑफ द सरफेस ऑक्साइड फ्रॉम द बेस मेटल इज ऑब्टेन्ड विथ द पोलैरिटी ऑफ एसी पोटेंशियल। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में अगर हम लोग एल्यूमिनियम की वेल्डिंग करते हैं, एल्यूमिनियम एक रिस्की मटेरियल होता है, जहां पर ऑक्सीजन इसे मिलता है वहां पर ये क्या करता है, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड बनाना शुरू कर देता है। तो रिलेशन हम बैलेंस कर सकते हैं, वो अलग बात है, 2Al2 3O2, यहाँ पे 2Al2O3 कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, तो उसे हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का। नेक्स्ट बात करते हैं, प्लाज्मा इज द स्टेट ऑफ मैटर व्हेन पार्ट ऑफ द गैस इज आयोनाइज्ड, मेकिंग इट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वही मैंने बताया जो अभी थोड़ी देर पहले। अब आगे, इट ऑल्सो यूज्ड नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड ऑफ टंगस्टन एंड सील्डिंग गैस इज यूज्ड आर्गन। देखो अब मान लो यहाँ पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये तो हमारी क्या है, किसके लिए यूज हो रही है, ये गैस यहाँ प्लाज्मा की तरह यूज हो रही है। अब अगर एटमॉस्फेयर से इसे हमें प्रोटेक्ट करना है तो सील्डिंग के लिए हम लोग या तो आर्गन यूज कर सकते थे या हीलियम, तो मैक्सिमम इसमें प्रेफर्ड करते हैं हम लोग आर्गन गैस को एज ए सील्डिंग। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग एंड टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। अब प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग हमारी बिहेव करती है एज ए टीआईजी। टीआईजी कैसे, वहां पर भी आर्गन हमारी इनर्ट गैस के रूप में यूज की जाती है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, यहाँ पर भी आर्गन गैस और टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। अब दोनों जब सेम है तो बीच में डिफरेंस हमारे क्या हैं, डिफरेंस हमारा ये है कि इन देयर कंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉर्च। टीआईजी में हमारा क्या होता था, वहां पर टॉर्च का कंस्ट्रक्शन कैसा होता था, और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में टॉर्च का कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है। जब आप इसे टॉप व्यू से देखेंगे तो टॉप व्यू से ये पहला डायमीटर आपको दिखाई देगा किसका, इलेक्ट्रोड का। उसके बाद दूसरा डायमीटर आपका दिखाई देगा इस तरीके से दूसरा डायमीटर दिखाई देगा। इसका हमारा इनर्ट, ये जो गैसेस हमारी जा रही हैं इनके लिए जैकेट हो गया, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, वाटर जैकेट का दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये हमारा होता है टॉप व्यू। ये टॉर्च का फिनोमेना ऐसा होता है और उसमें केवल और केवल सिंपल आपको दिखाई दिया था। आगे बात करते हैं, इन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग द प्लाज्मा आर्क इज टाइटली कंस्ट्रेन्ड एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्योर आर्गन गैस इज फ्लो इज अलाउड थ्रू द इनर ऑरिफिस सराउंडिंग द टंगस्टन इलेक्ट्रोड टू फॉर्म द प्लाज्मा गैस। तो वो सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। ये वही चीज कह रहा है कि प्योर आर्गन गैस का यूज करते हैं, नोजल से फ्लो करते हैं। यहाँ से जो हमारी आर्गन गैस जाती है वो हमारी किसके, एक नोजल के थ्रू। नोजल हमारा कुछ इस तरीके से, नोजल क्या करता है, गैस के प्रेशर को घटा देता है और वेलोसिटी को बढ़ा देता है। तो इस तरीके से ये होता है। चलिए अब आगे बात कर रहे हैं,
बिकॉज ऑफ द स्क्वीजिंग एक्शन ऑफ द कंस्ट्रेनिंग नोजल द आर्क इन प्लाज्मा इज कंसंट्रेटेड एंड स्ट्रेट। अब अगर देखो कोई गैस ऐसी जा रही है, अगर यहाँ हम लोग नोजल लगा देंगे तो वो गैस हमारी एक ही जगह पे क्या हो जाएगी, कंसंट्रेट हो जाएगी और यहीं पे हमारी गिरेगी, तो यहीं पे हमारा स्ट्राइक करेगी। दिस कंस्ट्रक्शन इंक्रीज द हीट कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द आर्क प्लाज्मा। तो मैक्सिमम जब एक ही जगह पे हमारी गैस क्या होगी, इम्पैक्ट करेगी, तो यहाँ पर मैक्सिमम हीट एक ही जगह पे जनरेट होगी। अगर इसे हटा देते तो हीट हमारी गैस इतनी जगह पे होती, सरफेस एरिया बढ़ जाता, तो जब ज़्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा तो अमाउंट ऑफ गैस सेम जा रही है, तो जिससे हीट जनरेशन कैपेसिटी कम हो जाए। आगे बात करते हैं। द शील्डिंग गैस यूज्ड आर्गन हीलियम मिक्सचर ऑफ एबव बट मैक्सिमम आर्गन का यूज करते हैं, दैट ऑफ हाइड्रोजन भी यूज करते हैं, लेकिन मैक्सिमम आर्गन का यूज करते हैं। द पावर सोर्स डीसी हम लोग यूज करते हैं, और डीसी में हम लोग कौन सा यूज करते हैं, मैक्सिमम डीसी एसपी यूज करेंगे, है ना। इलेक्ट्रोड नेगेटिव फॉर बेटर इलेक्ट्रोड लाइफ। जब डीसी एसपी यूज करते हैं तो आपको पता है डीसी एसपी में 1/3 हीट इलेक्ट्रोड पर ही जनरेट होगी और 2/3 आपकी वर्कपीस पर जनरेट होती है, तो इसलिए इलेक्ट्रोड आपका सेफ होता है। अगर इलेक्ट्रोड पे हीट ज्यादा जनरेट होगी तो इलेक्ट्रोड मेल्ट होने। द हीट अफेक्टेड जोन अराउंड द वेल्ड मेटल इज स्मॉल ड्यू टू कंसंट्रेटेड वेल्ड टॉस। अब यहाँ देखो केवल इतना ही हमारी हीट अफेक्टेड जोन है, HAZ हीट अफेक्टेड जोन इतना ही है, क्योंकि वो नोजल की वजह से उतनी ही जगह पे आपका क्या करेगा, गैस स्ट्राइक करेगा और मेटल को मेल्ट करेगा। देन आफ्टर चलिए, वेल्डिंग इक्विपमेंट इज एक्सपेंसिव होता है, यह इसका एक डिसएडवांटेज है। एक्सपेंसिव इसलिए होगा क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन आप देखिए किस तरीके से बना हुआ है, इसीलिए है एक एक्सपेंसिव वेल्डिंग होगी। साथ में ऑल्सो द नोजल सराउंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड नीड्स फ्रेक्वेंट रिप्लेसमेंट, क्योंकि बार बार नोजल का टिप खराब हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का डिसएडवांटेज हो गया। अब एक वेल्डिंग और हम लोग शुरू करने चल रहे हैं माय डियर, स्टड आर्क वेल्डिंग। स्टड आर्क वेल्डिंग में चलिए डिस्कस करते हैं कि ये हमारी क्या हो। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए स्टड क्या होते हैं। स्टड हमारे क्या होते हैं, देखिए आप हर वेल्डिंग का उसके नाम से ही पता है। स्टड है और आर्क जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का यूज करेंगे, और इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे एसी पावर सप्लाई का यूज करेंगे। अब देखो डीसी का भी करेंगे, तो क्यों करेंगे उसका रीजन बताएंगे। पहले ये समझो कि स्टड आपका क्या होता है। देखो नट एंड बोल्ट, मान लो ये प्लेटें हमें ज्वाइन करना था, अब इन दोनों प्लेट में होल हो गया, अब एक हमारा हो गया ये नट, सॉरी ये हो गया बोल्ट, इसमें हमारी क्या है, एक्सटर्नल थ्रेड हमारी बनी हुई है, एक्सटर्नल थ्रेड। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नट यूज कर लेंगे, नट यूज कर लेंगे। अब इन नट में इंटरनल थ्रेड हमारी बने होंगे। इस बोल्ट को लाएंगे, इसके अंदर हम लोग फिट करेंगे, इसके अंदर फिट करेंगे, ये बाहर जाएगा और यहाँ पे इस नट को ले आकर टाइट कर देंगे, तो ये हमारा एक टेम्परेरी ज्वाइंट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो हमारा फिनोमेना होता है नट एंड बोल्ट का। आगे बात करते हैं कि कुछ इंजन वगैरह, कुछ प्लेट आप देख रहे होंगे, जैसे इंजन का सक्शन पाइप या डिलीवरी पाइप जब आपस में टाइट होता है, बंद होता है, तो बार बार क्या होता है, एक वहां पे जा बनी होती है, उसी जा में जाकर वो फिट होता है और ऊपर से नट हम लोग टाइट कर देते हैं। तो उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है आपको दिखा रहे हैं। देखो मान लो ये आपका हो गया इंजन, ये आपका हो गया इंजन हो गया। अब यहां से आपका क्या है, सक्शन पाइप है, ये सक्शन पाइप हो गया, पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, और यहां से आपका डिलीवरी पाइप है, ये इस तरीके से। अब इस डिलीवरी पाइप को जब आप देखोगे, डिलीवरी पाइप को देखोगे तो यह इस तरीके से है। अब इस डिलीवरी पाइप में पाइप को जब जोड़ना होता है, पाइप को जोड़ना होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
यहाँ पे एक पाइप में एक प्लेट लगाते हैं, या सक्शन पाइप को देखो, सक्शन पाइप को इसके साथ जोड़ना होता है। तो जब इसको देखोगे बाहर आप इसे काट करके 1 2 3 4 इस तरीके से यहाँ पे एक बोल्ट लगा होता है, और सेम इसी तरीके की प्लेट हमारे पास होती है। उस प्लेट में सेम उसी साइज का होल कटा होता है। ये आपके होते हैं होल, ये होल कटे होते हैं, और यहाँ पे आपके बोल्ट लगे होते हैं। अब इसे जब हम लोग साइड व्यू से देखते हैं, इसे हटा देते हैं, इतनी चीजें हटा देते हैं। अब जब इसे हम लोग साइड व्यू से देखेंगे, ये कुछ ऐसा नजर आता है। यहाँ पे इस तरीके से ऐसे नजर आते हैं, ऐसे, और इस पे हमारी थ्रेड कटिंग होती है, इस पे हमारी ऐसे थ्रेड कटिंग होती हैं। अब देखो ये प्लेट हो गई। अब ये प्लेट हमारी कुछ इस तरीके से होती है, और इस पे हमारा होल होता है। ये हम लोग साइड व्यू से देख रहे हैं तो केवल 2 ही होल दिखाई दे रहा है, फ्रंट से देखने पे ऐसा दिखाई देगा। इस प्लेट को ले आएंगे, इसके साथ हम लोग फिक्स कर देंगे, और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे ट्यूब लगी होती है, ये वाटर सप्लाई करता है। और यहाँ पे इस तरीके से ऐसी ट्यूब लगी होती है, ये वाटर को सक करता है। अब इसको इसके अंदर हम लोग फिट कर देते हैं, और जब ये यहाँ पे फिक्स हो जाता है, तो फिक्स होने के बाद ये कुछ इस तरीके से फिक्स हो जाता है। और इतनी जो जगह बचती है माय डियर, इतनी जो जगह बचती है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नट से टाइट कर देते हैं इसे। और नट से टाइट करते हैं, बीच में हम लोग क्या करते हैं, लेदर गैस्केट वगैरह भी यूज करते हैं, रबर गैस्केट या लेदर गैस्केट, जिससे यहाँ पे क्या होगा, टाइट रहे, वाटर लीक ना करे। लीक करेगा तो एयर भी सक करेगा, जिससे वहां पे क्या बनेगा, वैक्यूम बनेगा। चलो, तो ये फिनोमेना आपको समझ में आ गया। इसी को हम लोग माय डियर बोलते हैं स्टड। स्टड हम लोग इसी को बोलते हैं। अब देखिएगा इस स्टड को इसमें फिट कैसे किया गया है। इस स्टड को पहले फिट करने के लिए आपको स्टड का कंस्ट्रक्शन देखना होगा। तो देखो, स्टड आपका इस तरीके से एक आपकी शैफ्ट होती है। अब इस पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, इस स्टड का बॉडी होता है। अब इस स्टड पे या तो वन साइडेड थ्रेड बनी होंगी, वन साइडेड थ्रेड बनी होंगी, या तो बोथ साइडेड थ्रेड बनी होंगी। अगर माय डियर बोथ साइडेड थ्रेड बनी होंगी तो ये प्लेट हो गया। अब इस प्लेट में ये होल हो गया। अब यहाँ पे इंटरनल थ्रेड कटी हैं, यहाँ पे इंटरनल थ्रेड कटी हैं। इस स्टड को उठाएंगे और यहाँ टाइट कर देंगे, ये बॉडी हो गया, ये बॉडी हो गया, और यहाँ पे ये इसकी थ्रेड बचेगी और इस तरीके से टाइट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ इंटरनल थ्रेड ना बनी हो तो हम लोग इसे परमानेंट वेल्ड कर देते हैं। यहाँ पे परमानेंट वेल्ड करने के लिए स्टड को लाएंगे, यहाँ पे होल करेंगे, और ये देखो, ये इसकी बॉडी हो गई, और ये आपका इस पे थ्रेड कटा होगा, ये थ्रेड कटा होगा। अब यहाँ परमानेंट वेल्ड करने के लिए हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। तो इसी वेल्ड को करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज करेंगे उसे हम लोग स्टड आर्क वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले ही आपको स्टड समझ में आ गया। स्टड आपका क्या होता है, या तो वन एंड आपका थ्रेडेड होगा या बोथ एंड से थ्रेडेड होगा, लेकिन बीच में प्लेन सरफेस बॉडी होती है उस स्टड को पकड़ने के लिए। पूरी स्टड की बॉडी पर थ्रेड आपकी नहीं बनी होती है। अब चलिए बात करते हैं। अब यहां तक हो गया। अब देखो इसकी वेल्डिंग कैसे कर। देखो, इसकी वेल्डिंग करने के लिए हमारे पास एक स्टड गन होती है, ये होती है स्टड गन। अब इस स्टड गन में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टड को पकड़ लेते हैं, और जहां पर वेल्ड करना है, मान लो यहाँ वेल्ड करना है, तो ये स्टड गन हम लोग यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, और यहाँ पे पावर सप्लाई देते हैं, यहाँ पे पावर सप्लाई देते हैं। मान लो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब पावर सप्लाई देंगे तो यहाँ पे स्टड इसके साथ कनेक्ट हो गया, बीच में एयर गैप है, आयोनाइजेशन है, तो वही आर्क जनरेट होगी, मेल्टिंग होगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आर्क को ब्रेक कर देंगे और यहाँ पे कुछ देर तक सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देंगे। देन यहाँ पे एक परमानेंट जॉइंट मिल जाएगा। जैसे यहाँ देखो, ये स्टड हो गया, स्टड गन हो गया। अब यहाँ देखो, एक स्टड ये है, एक स्टड ये है, एक ये है, एक ये है। पहले केस में आपने देखा कि इस प्लेट में स्टड हमारा क्या है, नहीं फिक्स है। अब इसके बाद इसे हमने क्या किया, स्टड पोजीशन पे लाए, यहाँ पे रखे। फिर उसके बाद स्टड को इस प्लेट के कांटेक्ट में लाए।
कांटेक्ट में लाए तो वहां पे आपका क्या होगा, इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा। अब इग्निशन स्टार्ट होगा तो वहां पर जब इग्निशन होगा ड्यू टू एयर गैप, तो वहां बर्निंग होगी, बर्निंग होगा तो आर्क बनेगी। ये हमारी क्या हो गई, आर्क जनरेट हो गई, जिससे स्टड भी मेल्ट होगा, ये बॉडी भी मेल्ट होगा। देन आफ्टर हम लोग इसे ब्रेक कर देंगे और यहाँ पे एक सॉलिड जॉइंट मिल जाएगा। तो इस तरीके के जॉइंट को हम लोग माय डियर स्टड जॉइंट बोलते हैं। ये वेल्डिंग इक्विपमेंट था और ये स्टड पोजीशन था, इग्निशन टिप था और ये स्टड गन थे। अब इसके देखो कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। द आर्क इंस्टेंटली मेल्ट द एंड ऑफ द स्टड एंड द पोर्शन ऑफ द वर्कपीस, दोनों को मेल्ट करेगा, स्टड के एंड हेड को और वर्कपीस को, और दोनों आपस में मेल्ट होकर वेल्ड हो जाएंगे। वेयर द आर्क हैज स्ट्रोक द स्टड then pushed back into the metal pool in the workpiece and then the current is turned off। तो ये इसका फिनोमिना है। करंट हम लोग ब्रेक कर देंगे, देन आफ्टर वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वेल्ड कर देंगे। लास्ट में द स्टेड गेट्स वेल्ड टू द प्लेट, वेल्ड हमारा हो जाएगा। वही सारा फिनोमिना जो हमने अभी आपको समझाया। आगे देखो, हेयर द स्टेड इटसेल्फ वर्क एज ए इलेक्ट्रोड। यहां पर एक चीज ध्यान देना, स्टड आर्क वेल्डिंग में ये देखो, ये मैंने जो इस तरीके का प्रोसेस दिखाया, तो यह स्टड खुद ही एक इलेक्ट्रोड की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। स्टड आर्क वेल्डिंग में हम लोग स्टड को ही एक इलेक्ट्रोड की तरह यूज करते हैं। अब देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्डिंग, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग और स्टार्ट। पहले रेजिस्टेंस वेल्डिंग का हम लोग बेसिक पढ़ लेते हैं, देन आफ्टर इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसके कौन कौन से क्लासिफिकेशन, जिसे हम लोग प्रतिरोध वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। प्रतिरोध वेल्डिंग, इसी को हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। अब देखो, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में होता क्या है कि हम लोग एक क्या करते हैं, नॉन कंज्यूमेबल, इससे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं और इस टंगस्टन इलेक्ट्रोड को दोनों वर्कपीस पर टच कराते हैं। होता क्या है, ये हमारे पास एक वर्कपीस होगी। अब पतली प्लेटों को जोड़ने के लिए ही इन सब वेल्डिंग का यूज करते हैं। जहां पर रेजिस्टेंस वेल्डिंग यूज होगा वहां पर पतली प्लेटों को हम लोग आपस में वेल्ड करते हैं, थिन प्लेट को। अब ये हमारा हो गया 2 प्लेट, दोनों को वेल्ड करना था, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे माय डियर, चलिए इसको हटा देते हैं। देखो, हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड इस तरीके से यूज करेंगे। इलेक्ट्रोड का टिप कुछ ऐसा रखते हैं, शार्प एज नहीं रखते हैं, और सिमिलर यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड दूसरा यूज करते हैं। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या करेंगे, पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। ये हो गई हमारी पावर सप्लाई से हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे। किसी एक को नेगेटिव टर्मिनल दे देंगे और किसी एक को पॉजिटिव टर्मिनल दे देंगे। अभी बताएंगे आपको कि किसे नेगेटिव करेंगे, किसे पॉजिटिव करेंगे। पहले फिनोमिना समझिए, ये टंगस्टन का इलेक्ट्रोड हो गया, ये भी टंगस्टन का इलेक्ट्रोड हो गया। दोनों के बीच में वर्कपीस को हमने फिक्स करके प्रेस कर दिया। अब जैसे हम लोग यहाँ पे पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपके मूव करके इधर की ओर जाएंगे और एक कंप्लीट सर्किट बनना शुरू होगा। लेकिन माय डियर, जब हम माइक्रो स्ट्रक्चर पे देखते हैं तो ऐसी कोई भी सरफेस नहीं है जो बिल्कुल स्मूथ हो। सरफेस में कहीं कहीं पीक, देखो जैसे ये प्लेन सरफेस है, जब माइक्रो स्ट्रक्चर पे आप इसको देखेंगे तो ये सरफेस कुछ आपकी इस तरीके से दिखेगी। कहीं पीक मिलेगा, कहीं वैली मिलेगा माइक्रो स्ट्रक्चर में। सिमिलर जब इसके ऊपर एक दूसरी सरफेस हम लोग रखे हैं तो वो कुछ इस तरीके से होती है।
इस तरीके से सरफेस में रफनेस होगा। अब इन दोनों सरफेस को यहाँ पे हमें जूम करेंगे तो इन दोनों सरफेस के बीच में जो गैप होता है वहां पे कुछ एयर अपना प्लेस लेकर बैठती है। तो जब हम लोग पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो उस एयर गैप के बीच में इलेक्ट्रॉन को रेजिस्टेंस मिलेगा, मतलब प्रतिरोध मिलेगा। उस रेजिस्टेंस की वजह से वहां की जो एयर है वो आयोनाइज्ड होगी, और जब एयर आयोनाइज्ड होगी तो वहां पर हीट जनरेट होगा, जिससे यहाँ का मटेरियल मेल्ट होना शुरू होगा। अब हम लोग कुछ देर तक पावर सप्लाई को ऑन करेंगे तो जिससे यहाँ का मेटल मेल्ट हो जाएगा। जब मेल्ट हो गया तो लगभग 0.1 सेकेंड तक हम लोग पावर सप्लाई ऑन करते हैं, फिर इसके बाद पावर सप्लाई को ऑफ कर देते हैं। और ये हमारा क्या होता है, देखो ये जो हम लोग फिनोमेना देख रहे हैं ये किसी न किसी प्लेट पर फिक्स किया जाता है, ऐसे आपका बाहर नहीं रहता है, बेस प्लेट पर फिक्स किया जाता है। अब पावर सप्लाई हमने ऑफ कर दिया और इस इलेक्ट्रोड से हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर फोर्स अप्लाई करते हैं। एक इलेक्ट्रोड एक वर्कपीस को फिक्स रखते हैं और एक इलेक्ट्रोड से ऐसे प्रेशर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जब प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे तो आफ्टर सॉलिडिफिकेशन प्लेट 1 प्लेट 2 के साथ वेल्ड हो जाएगा, देन प्रेशर फोर्स हम लोग रिलीज करके प्लेट को बाहर कर लेते। यही फिनोमेना हमारा कहलाता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अब इसमें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग में देखिए हम लोग जो वोल्टेज यूज करते हैं लगभग 10 to 25 वोल्ट यूज करते हैं, लेकिन करंट हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। करंट इसमें हम लोग 10,000 से 1 लाख एम्पियर तक यूज करते हैं। 10K से 1 लाख एम्पियर करंट हम लोग यूज करते हैं। पूछा गया क्वेश्चन इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग करंट आर यूज्ड अप्रॉक्स 10,000 to 1 लाख एम्पियर एंड वोल्टेज आर वेरी लो 10 to 25 वोल्ट। अब इसका देखो मेन एडवांटेज ये है कि दोनों सिमिलर मेटल है तो भी हम लोग वेल्ड कर सकते हैं, डिसिमिलर मेटल है तो भी हम लोग वेल्ड कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि यह वेल्डिंग केवल और केवल कौन से, जो हमारे आयरन टाइप के इलेक्ट्रिक कंडक्टिव मेटल होंगे उन्हीं की वेल्डिंग के लिए यूज की जाएगी। नॉन कंडक्टिव मेटल की वेल्डिंग इस पर हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो ही नहीं करेंगे, पावर सप्लाई जाएगी ही नहीं। तो ये हो गया हमारा। इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर यूज्ड टू ज्वाइन टू थिन प्लेट। थिन प्लेट मतलब प्लेट की थिकनेस लगभग 0.025 mm से 1.25 mm। ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है, यह एक इंपॉर्टेंट डेटा है कि प्लेट की थिकनेस रेजिस्टेंस वेल्डिंग में कहां तक यूज करते हैं, तो 0.025 से 1.25 mm तक। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। दिस इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग टू डिसिमिलर एंड सिमिलर मेटल। सेम मेटल के भी और डिफरेंट मेटल के भी वेल्डिंग हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा होता है। वोल्टेज में हमने आपको बता दिया। अब इसकी टर्मिनोलॉजी पूरी हमने आपको समझा दी। इस टर्मिनोलॉजी में माय डियर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्क्वीजी टाइम क्या होता है, होल्ड टाइम क्या होता है। तो आइए हम लोग और आगे टर्मिनोलॉजी समझते हैं। देखो सबसे पहले टाइम हम लोग कितना देर तक, 1 सेकेंड तक, 0.1 सेकेंड तक प्रेशर को अप्लाई करते हैं। समझते हैं पूरा क्या होता है। इन दिस प्रोसेस व्हेन करंट इज फ्लो, जब हम लोग करंट फ्लो करते हैं बिटवीन टू प्लेट्स, ये देखो जब दोनों प्लेट के बीच में पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो करंट हमारी फ्लो होगी। दो प्लेटों के बीच में जब हम लोग करंट फ्लो करेंगे देन गैसेस आर आयोनाइज्ड विद इन द प्लेट एंड देन मोर हीट आर प्रोड्यूस्ड। तो ये मैंने बताया कि जब पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो दो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रॉन जब ऐसे फ्लो करेंगे तो वहाँ जो गैसेस अवेलेबल होंगी वो हीट होंगी ड्यू टू रेजिस्टेंस, जिससे वहाँ हीट जनरेट होगी। देन ये दोनों प्लेट आपस में मेल्ट होंगी। तो प्लेट गेट्स मेल्ट, देन आफ्टर करंट इज ब्रेक। उसके बाद हम लोग जब प्लेट मेल्ट हो जाती है तो टाइम एक निश्चित रहता है कि इतने टाइम तक ये प्लेट मेल्ट हो चुकी होगी। वहाँ अंदर जाके हमें नहीं चेक करना है। जैसे प्लेट मेल्ट हो जाएगी देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, पावर सप्लाई को ऑफ कर देंगे
और प्रेशर अप्लाई करेंगे किसी एक इलेक्ट्रोड से। देन आफ्टर पावर सप्लाई ब्रेक एंड प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द प्लेट व्हेन द वेल्डिंग आर्क इज कूल्ड। जब यहां पर ये कूल्ड हो जाएगा, ये वेल्ड मेटल कूल्ड हो जाएगा, देन द प्रेशर इज रिलीज्ड। दिस प्रोसेस कैन बी कंप्लीटेड इन 0.1 सेकेंड। ये पूरा का पूरा प्रोसेस 0.1 सेकेंड में, मतलब 0.1 सेकेंड में कंप्लीट होता है। वेल्डिंग टेक्स प्लेस इन फ्यूजन फॉर्म। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग, क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसमें इस लाइन में ही आपके 3 क्वेश्चन बने हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखो, एक बना हुआ है इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग द वेल्ड मेटल आर ऑप्शन ए इन फॉर्म ऑफ फ्यूजन, ऑप्शन बी इन फॉर्म ऑफ पूल ऑफ मोल्टेन मेटल। अब ये पूल ऑफ मोल्टेन मेटल माय डियर किस में बनता था? कार्बन आर्क वेल्डिंग में पूल ऑफ मोल्टेन मेटल बनता था। ऑप्शन सी ग्रोबलर्स फ्रॉम ग्रोबलर्स फॉर्म। ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, ऑल ऑफ एबव। तो माय डियर रेजिस्टेंस वेल्डिंग में मेटल आपका क्या होता है? फ्यूजन फॉर्म होता है, मेटल आपका मेल्ट होता है और फ्यूज्ड होता है वहां पर, देन आफ्टर वेल्डिंग स्टार्ट होती है। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। कितने टाइप की रेजिस्टेंस वेल्डिंग हमारी होती है? तो हम लोग क्या करते हैं? स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, बट वेल्डिंग। बट वेल्डिंग की 2 कैटेगरी पढ़ेंगे, फ्लैश बट वेल्डिंग और अपसेट बट। तो यहाँ पे हम लोग इतनी कैटेगरी पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग का। कौन कौन सा? स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग मतलब 2 प्लेट आपकी जुड़ेंगी, उसमें आपका ये स्पॉट बनेगा। अब यहाँ इलेक्ट्रोड था, फिर प्लेट को खिसकाएंगे, यहाँ पे स्पॉट बनाएंगे, फिर प्लेट को खिसकाएंगे, यहाँ पे स्पॉट बनाएंगे। तो एक बार में केवल एक स्पॉट बने, इस तरीके की वेल्डिंग को हम लोग स्पॉट वेल्डिंग बोलते हैं। और जो स्पॉट बनता है माय डियर, उसे हम लोग नगेट कहते हैं। अब ये नगेट जो बनता है, अगर इसे हम लोग थोड़ा सा जूम कर दें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बनता है, ये होता है डाया ऑफ नगेट, और ये हमारी होती है प्लेट थिकनेस टी। अभी आपको बताएंगे कि डाया ऑफ नगेट कितना होना चाहिए किस वेल्डिंग में, जब प्लेट थिकनेस हमारी टी दिया गया। तो ये हमारा होता है डाया ऑफ नगेट। अब दो नगेट के बीच की डिस्टेंस भी हमारी लगभग होती है, नहीं कि बहुत पास पास हम लोग स्पॉट बना दें या बहुत दूर दूर बना दें। अब ये हमारे मेटल कमजोर हो जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जब आप घरों में जो पानी पीने वाले मग यूज करते हो इस तरीके से, अब इसकी हैंडल जो हमारी होती है माय डियर, ये हैंडल आपने देखा होगा इस तरीके से, ऐसे प्लेट होता है। यहाँ पे जो वेल्ड किया जाता है, यहाँ पे जो वेल्ड किया जाता है वह स्पॉट वेल्डिंग से किया जाता है। घरों में जो स्टील के मग आपने देखे होंगे, कहीं प्योर स्टील के आपको दिखाई देंगे, कहीं पे आपके क्या होंगे आयरन के साथ में स्टील तो रहेगा ही। अब कहीं पे आपका SS मिल जाएगा, स्पीड स्टील, कहीं पे HSCS मिल जाएगा, हाई कार्बन स्टील। तो वो सब डिफरेंट टाइप्स के मेटल होंगे। लेकिन इस हैंडल को इसके साथ वेल्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्पॉट रेजिस्टेंस वेल्डिंग का यूज करते हैं। और सिंगल स्पॉट बनेगा तो स्पॉट वेल्डिंग। और अगर स्पॉट हमारा लगातार, जैसे ये प्लेट हो गया, ये प्लेट हो गया, अब यहाँ स्पॉट बना, इसके जस्ट बाद ये स्पॉट बना, जस्ट बाद ये बना, ऐसे ही अगर कंटिन्यू स्पॉट बनते चलते हैं तो इस तरीके की वेल्डिंग को माय डियर हम लोग बोलते हैं सीम वेल्डिंग। कॉन्टिन्यूअस स्पॉट फॉर्म इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग आर कॉल्ड
seam welding and single spot form in welding is called spot welding. प्रोजेक्शन वेल्डिंग हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस स्पॉट तो फॉर्म होंगे लेकिन कुछ गैप में मल्टीपल स्पॉट, जैसे ये प्लेट हो गई, अब इस प्लेट में हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से प्रोजेक्शन बना देंगे और ये अगली प्लेट हो जाएगी, और जब इसको हम लोग मेल्ट करके इस पर प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे, वे आफ्टर वेल्डिंग के बाद ये हमारी कुछ ऐसी, एक स्पॉट यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, ये एक स्पॉट यहाँ, यहाँ और यहाँ बनेगा और ये आपस में चिपक जाएगी। तो एक साथ कॉन्टिन्यूअस मल्टीपल स्पॉट बनेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन वेल्डिंग बोलते हैं, और कॉन्टिन्यूअस स्पॉट को हम लोग सीम वेल्डिंग बोलते हैं। बट वेल्डिंग और फ्लैश वेल्डिंग में आपको बताएंगे जब सिरे को हम लोग मेल्ट करते हैं तो वहाँ पर कैसे यूज करते हैं। ये सारी हमारी वेल्डिंग होती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपको बता दें, इस वेल्डिंग में भी अगर आपसे पूछा जाए तो H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर अल्फा T होता है, वेयर H इज द हीट, I इज द करंट, अल्फा इज कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। वेल्डिंग टाइम T इज द वेल्डिंग टाइम। और जो टाइम आपका होता है वो कौन कौन सा टाइम होता है, फर्स्ट आपका होता है स्क्वीजी टाइम, सेकंड आपका होता है वेल्ड टाइम, थर्ड आपका होता है होल्ड टाइम और फोर्थ आपका होता है ऑफ टाइम। ये चारों टाइम हमारे रेजिस्टेंस वेल्डिंग में यूज किए जाएंगे, स्क्वीजी टाइम, वेल्ड टाइम, होल्ड टाइम एंड ऑफ टाइम। देखो स्क्वीजी टाइम क्या है कि जो वेल्डिंग हम लोग सेटअप तैयार करते हैं, अब ये वेल्डिंग हमने सेटअप तैयार किया, इलेक्ट्रोड को यहाँ पे ले आए, अब इतना तो हम लोग नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें पहले से रेडी रहती हैं, इलेक्ट्रोड आपका पहले से रेडी रहता है, बस हम लोग वर्कपीस को लाकर इसके ऊपर रख देते हैं, ये आपका एक बेस प्लेट होता है, वर्कपीस को इसके ऊपर रख कर ये सारा सेटअप हम लोग करते हैं। इसमें जितना टाइम लगता है माय डियर, इसे हम लोग स्क्वीजी टाइम कहते हैं। अब जब हम लोग पावर ऑन करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है, जब तक मेल्टिंग स्टार्ट होगी पावर को ऑन रखेंगे, फिर जैसे ही पावर हम लोग ऑफ करते हैं तो पावर ऑन करके जब तक हम लोग पावर ऑफ करते हैं उस ड्यूरेशन को हम लोग वेल्ड टाइम बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पावर ऑफ कर देते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड से प्रेशर अप्लाई करते हैं, जब तक यह सॉलिडिफाई होता है तब तक प्रेशर को अप्लाई किए रहते हैं, और जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो प्रेशर रिलीज करते हैं। तो प्रेशर अप्लाई और प्रेशर रिलीज करने के बीच के टाइम को होल्ड टाइम बोलते हैं, और उसके बाद इस प्लेट को बाहर निकालते हैं, जितना टाइम लगता है वो हमारा होता है ऑफ टाइम। तो इस तरीके से चार टाइम हमारे पास यूज किए जाते हैं, स्क्वीजी टाइम, वेल्ड टाइम, होल्ड टाइम एंड ऑफ टाइम। स्क्वीजी टाइम आपका क्या है, टाइम इज सेटअप वर्कपीस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, टाइम सेटअप, टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेटअप वर्कपीस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। और वेल्ड टाइम आपका क्या होगा, टाइम रिक्वायर्ड कब, जब हम लोग पावर सप्लाई ऑन करेंगे और जब हम लोग पावर सप्लाई ऑफ करेंगे, बिटवीन पावर सप्लाई स्टार्ट, बिटवीन पावर सप्लाई गिवन और होल्ड टाइम आपका क्या होगा, टाइम बिटवीन प्रेशर इज अप्लाई एंड प्रेशर इज रिलीव। टाइम रिक्वायर्ड between pressure is applied and release। और लास्ट आपका है ऑफ टाइम आफ्टर सॉलिडिफिकेशन प्लेट आर रिमूवल, दिस टेक टाइम इज कॉल्ड ऑफ टाइम। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन plate are removal
फ्रॉम, कहां से रिमूव करेंगे, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स द टाइम आर कॉल्ड ऑफ टाइम। तो इस तरीके से माय डियर ये हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग को स्टार्ट करेंगे और साथ में इस रेजिस्टेंस वेल्डिंग के क्लासिफिकेशन को 1 बाय 1 पढ़ेंगे, जैसे स्पॉट वेल्डिंग क्या होता है, बट वेल्डिंग क्या होता है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या होता है, सीम वेल्डिंग क्या होता है। तो आज का लेक्चर हम लोग माय डियर यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू माय डियर।